बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। सो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी क्या करती है कि जो वेस्टफुल कंपाउंड्स होते हैं ना, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती बॉडी के अंदर, तो उनको एलिमिनेट आउट कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। सो एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। ठीक है। सो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ना, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज आल्सो द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। और हमें पता है कि जब भी ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड काफ़ी सारी एटीपी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। सो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, दिस इज द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव होना होता है। ठीक है, बिकॉज दिस कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज टॉक्सिक टू द बॉडी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टेटिक एक्टिविटी। देखिए, एक्सक्रीशन दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है। होम्योस्टेसिस का पहला जो पार्ट था डेट वाज द ऑस्मो रेगुलेशन, और फिर आ जाता है हमारे पास एक्सक्रीशन। ठीक है। सो दिस excretion this is also the part of homeostasis. Okay, as in broader sense it involves the controlling of the osmotic pressure, the balance between the organic ions in water and maintaining the acid base balance of the body. देखिए, हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड नॉर्मल अमाउंट ऑफ बेसिस जो है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होने चाहिए, ताकि नॉर्मल जो पीएच है ना हमारे बॉडी की वो मेंटेन हो। ठीक है। सपोज कीजिए हमारे बॉडी के अंदर अगर 100 एसिड है तो 100 ही बेसिस होने चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे बॉडी जो है ना वो बैलेंस में रहे, नॉर्मल स्टेट में रहे। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एसिड्स है सपोज कीजिए 100 से बन जाए 1 लाख, ठीक है ना, और बेस जो है ना वो 100 के 100 ही रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए एसिड का एंड बेस का। ठीक है। और ये नॉर्मल अमाउंट एसिड एंड बेस का कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, बिकॉज एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो मुख्तलिफ वेस्टफुल कंपाउंड्स हैं ना वो रिमूव आउट किए जाते हैं, और बॉडी डिसाइड करती है कि अगर एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो बॉडी क्या करती है, एसिड को रिलीज कर देती है पेशाब के अंदर या फीसिस के अंदर। ठीक है, ताकि नॉर्मल एसिड की कंसनट्रेशन मौजूद हो बॉडी के अंदर। सिमिलरली अगर बेस की कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिस जो है ना वो एक्सक्रीट करेगी पेशाब के अंदर और फीसिस के अंदर, ताकि वो एलिमिनेट आउट हो जाए बॉडी से, और बॉडी जो है ना उसका नॉर्मल होम्योस्टेटिक जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन हो। ठीक है। सो एक्सक्रीशन के थ्रू क्या होता है कि बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस एंड नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना वो भी मौजूद होता है। ठीक है, जो बैलेंस होता है इनऑर्गेनिक आयंस का एंड वाटर का वो भी हासिल होता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर बॉडी के अंदर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होगी, ठीक है, देखिए पेशाब करना दिस इज आल्सो द एक्सक्रीशन। ठीक है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, यूरिन को एक्सक्रीट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी बंदे के अंदर पानी की कमी है तो उसके अंदर कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगी। कंसनट्रेटेड यूरिन में क्या होता है कि पानी की कंसनट्रेशन कम होती है और सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन डाइल्यूटेड यूरिन के अंदर क्या होता है, पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और सोल्यूट की कंसनट्रेशन थोड़ी सी कम होती है। ओके। सो एक्सक्रीशन के थ्रू क्या किया जाता है, नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस जो है ना वो मेंटेन किया जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बैलेंस मौजूद हो। ठीक है। सिमिलरली और एक्सक्रीशन से क्या होता है कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस एंड वाटर जो है ना वो बैलेंस किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके। सो थ्रू द वेस्ट दो द वेस्ट वेराइटी ऑफ कंपाउंड लाइक includes a variety of compound like carbon dioxide, nitrogenous waste including the ammonia, urea, uric acid in a restricted sense। अब बेसिकली क्या है कि ये जो वेस्टफुल प्रोडक्ट्स है ना, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। ठीक है, और कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। ठीक है, जैसे कि अमोनिया हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, दीज आर ऑल द नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स एंड दीज आर द वेस्टफुल कंपाउंड्स जिनको एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट आउट किया जाता है। ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू द हैबिटेट।
So animals produces the different variety और different types of nitrogenous excretory waste, ठीक है ना। जो मुख्तलिफ जानदार होते हैं वो मुख्तलिफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो एलिमिनेट आउट करते हैं। कुछ जानदार जो है ना वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, कुछ जानदार जो है ना वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, और कुछ जानदार जो है ना वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, और कुछ जानदार जो है ना वो इन तीनों को एक्सक्रीट करते हैं। ओके, सो बेसिकली एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है कि एनिमल की टाइप कौन सी है, वो कौन सा एनिमल है, तो उस हिसाब से वो मुख्तलिफ नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है ना वो एक्सक्रीट आउट करेगा। ओके, so the major type of nitrogenous waste compound are urea, ammonia, urea, uric acid and creatinine, ठीक है। ये चारों जो चारों है ना, these are all the nitrogenous waste compound। okay, so both waste and their removal depends upon firstly the nature of food, like herbivore do not excrete as much urea as carnivores because carnivores eat more protein and therefore excrete more nitrogen, secondly availability of water and third the animal's habitat। देखिए ये एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है कि एनिमल का टाइप कौन सा, यानी कि एनिमल हर्बीवोर है, ओमनीवोर है या कार्निवोर है, उसके हिसाब से, और एनिमल के अंदर ऑक्सीजन वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है उसके हिसाब से, और एनिमल किस हैबिटेट के अंदर रह रहा है, ठीक है ना। यानी कि कुछ एनिमल्स डिजर्ट के अंदर रहते हैं, कुछ मॉडरेट एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, तो उस हिसाब से बेसिकली वो अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना वो रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्निवोरस एनिमल की, तो कार्निवोरस एनिमल जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया जो है ना उसको एक्सक्रीट करते हैं। क्यों एक्सक्रीट करते हैं? बिकॉज वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटीन के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड जो है ना, सपोज इज द अमाइनो एसिड, सो अमाइनो एसिड से बेसिकली अमोनिया बनती है। ठीक है, NH3 अमोनिया बनती है, और अमोनिया से आगे चल के यूरिया बनती है। ठीक है, सो देखिए अब ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल अगर प्रोटीन खाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होगा, अमाइनो एसिड कन्वर्ट होगा अमोनिया के अंदर, फिर अमोनिया कन्वर्ट होगी यूरिया के अंदर। ठीक है, तो जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया रिलीज करते हैं एज कम्पेयर टू द हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है ना, हर्बीवोरस एनिमल यूरिया को इतना ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं करते जितना कार्निवोरस एनिमल एक्सक्रीट करते हैं। ओके, देन वी हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं फिशेस की, तो फिशेस जो है ना वो पानी के अंदर रहती हैं, तो उनको तो पानी का कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो फिशेस है ना वो अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है, अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं, एंड दिस अमोनिया दिस इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फिशेस। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, वो वाले एनिमल्स जो कि ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, जिनको यानी कि पानी की कमी हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर बेसिकली यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है ना, ये बेसिकली एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो एनिमल हैबिटेट के हिसाब से, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के हिसाब से, और एनिमल के टाइप के हिसाब से, यानी कि वो कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, हर्बीवोरस है, उसके हिसाब से वो उनका पार्टिकुलर जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो एक्सक्रीट आउट होता है उनकी बॉडी से। ओके, so the nitrogenous waste products produced as a byproduct due to the breakdown of the proteins and nucleic acid। ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि अमोनिया हो गया, ठीक है, मैंने आपको बताया था अमाइनो एसिड से बेसिकली ये अमोनिया बनता है, एंड दिस अमोनिया दिस इज द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के टूटने की वजह से मुख्तलिफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो बनते हैं। ओके, जैसे कि अमोनिया हो गया एक्सेट्रा। सो एनिमल्स लिव्स इन द aquatic places generates large amount of ammonia and are called the ammonotelic because they need lot of water to dissolve ammonia in it। देखिए जैसे कि मैंने फिशेस की बात की, तो फिशेस जो है ना वो रहती हैं पानी के अंदर। ठीक है, और उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है डेट इज द अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया को डिसॉल्व होने के लिए यानी कि न्यूट्रलाइज होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ना वो चाहिए होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा तो ही अमोनिया जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो पाएगा और अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया माइन के अंदर। ठीक है, देखिए अमोनिया दिस इज वेरी वेरी टॉक्सिक। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होता है इस अमोनिया को डिसॉल्व करने में, ठीक है, हल करने में और इसको न्यूट्रलाइज करने में। ठीक है, और वो वाले एनिमल जो कि अमोनिया को रिलीज करते हैं एज देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, तो उन्हें हम कहते हैं अमोनोटैलिक। ठीक है, देन वी हैव द टेरेस्ट्रियन एनिमल एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड द यूरियोटेलिक। ठीक है, नाम से ही जाहिर है वो वाले एनिमल्स जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक, एंड फॉर प्रोड्यूसिंग यूरिक एसिड कॉल्ड द यूरिकोटेलिक। ठीक है, और वो वाले एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं एज देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। ओके, सो लेटर टू प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स, ये यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है, रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू डिसॉल्व देन अमोनिया एज लैंड एनिमल ओकेजनली फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन देयर हैबिटेट। ठीक है, देखिए
यूरिया एंड यूरिक एसिड को डिसॉल्व होने में, न्यूट्रलाइज होने में बहुत ही कम पानी चाहिए होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया, बिकॉज अमोनिया इज वेरी वेरी टॉक्सिक देन द यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो इस वजह से वो वाले एनिमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि यूरिया एंड यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं एज देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज एक तो फ़ायदा ये है कि यूरिया एंड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज होने में बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। ठीक है, और वो वाले एनिमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर रहते हैं उनको शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है। ठीक है, मछलियों की तरह उनके मज़े नहीं होते कि हर वक्त जो है ना उनको पानी मिलता रहे। ओके, नाउ फर्स्ट टॉक अबाउट द अमोनिया। सो द अमोनिया जिसका फार्मूला है NH3, इट इज़ अ गैस। ओके, so ammonia is an immediate and highly toxic gaseous waste initially produced by the breakdown of the nitrogenous compound in the body। ठीक है, देखिए हमारे लिवर के अंदर क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड होता है ना, अमाइनो एसिड टूटता है इनटू द अमोनिया। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊं। सो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर होता है ना अमाइनो एसिड का, बीच में अल्फा कार्बन होती है। ठीक है, ऊपर होता है हमारे पास हाइड्रोजन, नीचे होता है हमारे पास रेडिकल ग्रुप। ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड पे होता है NH2 ग्रुप। ठीक है, NH2, और राइट साइड पे होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अब अमाइनो एसिड से आगे चल के अमोनिया बनता है। कैसे अमोनिया बनता है? ये NH2 और हाइड्रोजन ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और हमारे पास बन जाता है अमोनिया। ठीक है, देखिए इस वजह से जो है ना ये अमोनिया जो है ये बनता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड। ठीक है, so it is exceedingly soluble in the fresh water and body fluids and raises the pH, therefore should be present in lower concentration in the body। ठीक है, देखिए अमोनिया दिस इज हाईली टॉक्सिक गैसियस वेस्ट कंपाउंड। ठीक है, और ये तब प्रोड्यूस होता है जब अमाइनो एसिड टूटता है और अमाइनो एसिड के टूटने की वजह से अमोनिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन ये जो अमोनिया है ना ये सॉल्युबल है इन द फ्रेश वाटर। ठीक है, ये फ्रेश वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल है, यानी कि आप इनको फ्रेश वाटर के अंदर डालेंगे तो ये इजीली हल हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जो बॉडी फ्लूइड्स है जैसे कि हमारा ब्लड हो गया या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, वहाँ पे भी ये इजीली हल हो जाते हैं और ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड की जो पीएच है ना उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही अमोनिया की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर बढ़ेगी, सिमिलरली हमारे ब्लड की जो पीएच है ना वो भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि बॉडी को कम से कम अमोनिया जो है ना वो अपने अंदर रखना होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कम से कम अमोनिया की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादा होगी तो ब्लड की पीएच भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीजेज हो जाएंगी और हमारी डेथ हो जाएगी। ओके, ammonia reduces its toxicity in water and requires a lot of fresh water to dissolve and generate non-toxic ammonium ion, therefore produces in aquatic animals in gaseous form and mostly diffuse out from the body, while some amount also excreted through the urine as urea। ठीक है, देखिए अमोनिया जो है दिस इज वेरी वेरी टॉक्सिक। ठीक है, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है एज इन वाटर। ठीक है, आप अमोनिया को क्या करें, ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या है, काफी सारा पानी है। ठीक है, आप इस अमोनिया को पानी के अंदर डाल दे तो अमोनिया जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द अमोनियम आयन। ठीक है ना, NH3 से कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस आयन के अंदर, एंड दिस NH4 प्लस आयन दिस इज द नॉन टॉक्सिक। ठीक है ना, ये टॉक्सिक नहीं है, लेकिन जो अमोनिया है दिस इज वेरी वेरी टॉक्सिक। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप अमोनिया को पानी के अंदर डालेंगे तो अमोनिया नॉन टॉक्सिक बन जाएगी। कैसे नॉन टॉक्सिक बन जाएगी? वो अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दिस अमोनियम आयन दिस इज द नॉन टॉक्सिक। ओके, और उसके बाद ये जो अमोनियम आयन है ना ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि ये जो अमोनिया है ना NH3 ये लिवर के अंदर प्रोड्यूस होती है और ये फिर कन्वर्ट हो जाती है यूरिया के अंदर। ठीक है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर यूरिया जो है ना हमारे पेशाब के थ्रू हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाती है। ओके, so the ammonia is also produced in the terrestrial animal and converted into another nitrogenous products like urea and excreted through urine from the body। ठीक है, so ह्यूमन बींग्स के अंदर खास करके क्या होता है कि जो अमोनिया होती है ना, अमोनिया दिस इज आल्सो द नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, लेकिन ये दूसरे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है व्हिच इज द यूरिया। ठीक है, एंड यूरिया दिस इज द नॉन टॉक्सिक। ठीक है, अमोनिया टॉक्सिक है और यूरिया नॉन टॉक्सिक है। ओके, और फिर अमोनिया जैसे यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगी, यूरिया चली जाएगी हमारे किडनीज के अंदर, और हमें पता है किडनी जो है वो यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, तो फिर ये जो यूरिया है ना ये चली जाएगी इस यूरिन के अंदर, और फिर जब हम यूरिन खारिज कर देंगे तो हमारे बॉडी से यूरिया भी खारिज हो जाएगी। ओके, so chemically it is alkaline,
corrosive and 1 lakh टाइम मोर टॉक्सिक देन द यूरिया, ठीक है। सो केमिकली अगर मैं बात करूं तो अमोनिया जो है ना, दिस इज द अल्कलाइन, ठीक है ना, अमोनिया बेसिक है। इसकी वजह से जैसे ही ये इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ती चली जाएगी, ब्लड की पीएच जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। देखिए कंफ्यूज ना हो, जैसे ही ब्लड की पीएच बढ़ेगी तो ब्लड बेसिक में जाएगा। पीएच इसके लिए याद है ना आपको, 0 से लेके 14 तक होता है और बीच में 7 होता है। जैसे जैसे पीएच यूं ऐसे बढ़ती चली जाएगी, यानी कि हम बेसिक की तरफ जा रहे हैं, ओके। और अमोनिया जो है ना काफी कोरोसिव भी है, ठीक है ना, काफी डेंजरस भी है, एंड इट इज 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक देन द यूरिया, ठीक है ना। यूरिया से 1 लाख गुना ज्यादा टॉक्सिक है, ज्यादा पॉइजनस है, ओके।